चुनाव से पहले नेताओं की रैलियों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सूरत का संग्राम सियासी पार्टियों के लिए कितनी अहमियत रखता है। दक्षिण गुजरात में पड़ने वाले सूरत जिले में विधानसभा की 16 सीटें हैं। गांधीनगर की गद्दी तक पहुंचने के लिए सूरत का सियासी गणित साधना जरूरी हो जाता है। सूरत में सियासी पार्टियों की चमक डायमंड कारोबार और उससे जुड़े लोगों के मिजाज से तय होती है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई न्यूज नेशन की दांडी यात्रा गुजरात के 15 से भी ज्यादा जिलों से होती हुई अब डायमंड हब सूरत में पहुंच गई है। यही सूरत है, हाँ वही सूरत जिसमें कहा जाता है हिंदुस्तान का आधा कपड़ा बनता है, पूरी दुनिया के हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग यहाँ होती है। तो इस बार वहाँ का मिजाज देखते हैं चुनाव की इस दांडी यात्रा में। उसी दांडी यात्रा में जब महात्मा गांधी सूरत में थे तो लाखों लोगों ने जैसे उस उत्साह के साथ उनका साथ दिया और सब कुछ निछावर कर दिया। चलिए फिर चुनाव की दांडी यात्रा में इस बार सूरत की यात्रा। सूरत न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के सबसे समृद्ध शहरों में शुमार किया जाता है। किसी भी चौराहे पर आप जाएं तो यहाँ की चकाचौंध आपको नजर आ जाती है। लेकिन सूरत के इस समृद्धि तक पहुँचने की भी एक कहानी रही है। हिंदुस्तान के नक्शे में सूरत दक्षिण गुजरात में अरब सागर से सटा जिला है। दुनिया के पुराने शहरों की तरह सूरत भी नदी किनारे बसा। ताप्ती नदी की जलधारा ने यहाँ के लोगों की प्यास भी बुझाई और जिंदगी का राग भी सुनाया। हिंदू पौराणिक कथाओं में तापी को सूर्य देवता की पुत्री माना जाता है, इसीलिए किसी जमाने में सूरत को सूर्यपुर भी कहा जाता था। सूरत विकास के जितने पायदान ऊपर चढ़ता है उतने ही नीचे वो नदी जिसने उसको जीवन दिया वो नीचे जाती है। यहाँ तक कि मैं आपको वो हालात दिखाने के लिए काफ़ी नीचे उतर कर आया हूँ। यहाँ से आपको दिखेगा ये एक छोटा सा हिस्सा है तापी नदी का। उस ब्रिज के पास एक छोटा सा हिस्सा है जो शहर के अंदर की तरफ जाती है। उस नदी की हाल ये है, नदी के बीच शहर के बीच है, लेकिन ये नदी बाकी हिस्सों में भी ऐसी है और इसकी सफाई को लेकर दोनों तरफ राजनीति होती है। हर कोई पार्टी, विपक्ष का कहना है उसने कुछ नहीं किया, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो गिनवाते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। और इस बहस में ये तापी कहाँ है जिसको आप दिखेगा जल कुंभी जो पूरे समंदर को सोख लेती है, इसीलिए जिसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है समंदर सोख। तो वो समंदर सोख इस नदी को कितना सोख रहा है दूर तक आपको दिखेगा। ये पानी को खा जाने वाली, इसको सफाई के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए का आवंटन होता है। हर बार वादों की एक कहानी चलती है। ये हाल तो बहुत बढ़ता ही बुरा होता जा रहा है। इसको तुरंत इसका युद्ध के दौरान से जैसे बोलते हैं उसका सफाई होना ज़रूरी है। क्यों? क्या अभी गर्मी का सीज़न आएगा, मौसम आएगा ये ठंडी के सीज़न के बाद। और अभी ये जो आप बोलते हो ना ये पानी को हम यहाँ जल कुंभी बोलते हैं, तो ये पानी सोचता है, बहुत सोचता है। समझो कि 19% पानी ये ख़त्म कर देता है। और इसके अंदर जो ज़मीन है आजू बाजू एरिया बहुत बड़ा हुआ है। वो सूरत समझो कि 10 गुना बढ़ गया है। तो उसको पानी की समस्या है, उससे तो सोल्व जाना ही पड़ेगा अगली समय में। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये अगर नहीं हुआ तो सूरत में जो रोज़गार मिलता है वो चप्पट भी हो सकता है पानी की समस्या के हिसाब से। गवर्नमेंट तो ऊपर से ऑर्डर दे रही है, हथियार के लिए पेमेंट दे रही है, बजट दे रही है, लेकिन यहाँ के जो अफसर है, अफसर लोग जो काम नहीं करेंगे वो लोग तो नदी तो मर रही है। हाँ मर रही है ना, लेकिन बोल रहे हैं ना कि दो बड़े भैंसे लड़ते हैं तो बीच में बच्चे मरते हैं। हालत ऐसी हो गई है। सूरत अरब सागर से सटा है। यही भूगोल सूरत की बर्बादी और समृद्धि की वजह बना। समंदर के किनारे होने से विदेशियों के लिए सूरत भारत में दाखिल होने का गेटवे बन गया। इसी समंदर के रास्ते कभी वो पुर्तगाली आए जिन्होंने सूरत को 3 बार तबाह किया था। कहा जाता है कि विदेशी हमलों से हिफाजत के लिए यहाँ 1540 में ये किला बनवाया गया था। अगर हम इस शहर को देखते हैं तो इसको 2 बार पुर्तगालियों ने इस शहर को जलाया और फिर इस शहर को बचाने के लिए आज ये आपको जो एक बनता हुआ किला दिख रहा है जिसका रिस्टोरेशन किया जा रहा है, ये इसके इतिहास का वो ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें अहमदाबाद के बादशाहों ने इसको बचाने की कोशिश की यूरोपियन हमलों से। और उस वक्त ये 1540 से 46 के बीच में ये किला बनाया गया और उसके लिए एक तुर्की जनरल को यहाँ रखा गया जिसने कोशिश की कि जो पुर्तगालियों के हमले हैं उनको रोका जा सके। 1600 के जो पहले 2 दशक हैं उसमें इस शहर को 2 बार पुर्तगाली जला चुके थे और उसके बाद ये इस पूरे किले के बाहर तोपें लगाकर तुर्की स्टाइल से इससे रक्षा करने की कोशिश की गई। तापी नदी के किनारे इस किले से
भारत पर 300 से ज्यादा सालों तक राज करने वाले अंग्रेजों ने अपना पहला दफ्तर साल 1612 में सूरत में शुरू किया था। उस वक्त के मुगल शासक जहांगीर ने साल 1614 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कारोबार करने की इजाजत दी थी। ये वो शुरुआत थी जिसने सूरत को समृद्धि की बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन देश की गुलामी का रास्ता भी खोल दिया। 16वीं शताब्दी से ही सूरत देश के बाकी शहरों से विकास के मामले में आगे रहा। कि यहाँ पूरी तरह से हम लोग जिस हिस्से में खड़े हैं, ये बाहर का हिस्सा है, एकदम साथ से जुड़ा हुआ, लेकिन आपको एक नियोजित विकास की जो कहानी है वो यहाँ दिखाई देती है। सामने BRTS कॉरिडोर है, उसके दोनों तरफ चलती हुई बड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें, दोनों तरफ तेजी से बढ़ते हुए खुलते हुए मॉल कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ वो तमाम दूर तक नए नए चौराहों का सौंदर्यीकरण करती हुई यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो दिखाती है कि किस तरह से सूरत ने पूरे गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी सफलता की कहानी को अलग रखा है। सूरत महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के आखिरी दौर का पड़ाव रहा था। 29 मार्च 1930 को महात्मा गांधी सूरत के भटगाम पहुंचे थे। वहीं से आगे वो 30 मार्च को देलाट के लिए निकले। भटगाम में पेट्रोमैक्स इंसिडेंट के बाद जिस तरह महात्मा गांधी ने अपने तमाम अनुयायियों को फिजूल खर्ची के बाद जिस गुस्से से फटकारा था कि वो वायसराय के चिट्ठी लिखने वाले जिस तरह से उन्होंने लिखा था कि किस तरह वायसराय गरीब हिंदुस्तानियों के पैसे पर इस तरह से ऐश कर रहे हैं, उसके मुकाबले यहाँ जहाँ भटगांव तक वो पहुँचे थे वो पेट्रोमैक्स को लेकर कि जो गरीब जनता है वो किस तरह इस तरह की लाइट में रहेगी। उसके 24 घंटे बाद यहाँ डेलाड में जब रात को रुके महात्मा गांधी तो उससे उलट एटमॉस्फेयर था। जब शाम को पहुँचे तो लगभग 7 से 8 हज़ार की भीड़ थी। रात के 9 बजे थे जब महात्मा गांधी ने अपने भजन के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। आज वो काम थे, हालांकि आज पिछले भटगाम के इंसिडेंट के बाद आज लैंटर्न लटकी हुई थी, वो लालटेन थी जिनको देखकर वो तमाम रोशनी में महात्मा गांधी थोड़ा शांत थे और 24 घंटे के पहले के मूड से बिल्कुल अलग थे। यहाँ जहाँ रुके थे महात्मा गांधी, यहाँ कोई गांव में धर्मशाला नहीं थी और कोई इस तरह की जगह नहीं थी, लिहाजा जिस जगह रखा गया था वो जगह अब नहीं है। बस यहाँ एक उस यात्रा के तौर पर यहाँ एक बोर्ड लग गया है और उस बोर्ड पर एक मूर्ति है जो महात्मा गांधी की याद दिलाती है। देलाड में ही महात्मा गांधी एक और जगह रुके थे। इसकी याद में सरकार ने एक स्मारक तो बनवाया, लेकिन आज तक वहाँ गांधी की प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई। डेलाड में भी आपको गांधी जी चूंकि जिस जगह रुके थे वो कोई एक निजी खेत था और अब वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं, लिहाजा महात्मा गांधी जहाँ रुके थे उस जगह पर नहीं। लेकिन सरकार ने आगे की तरफ यहाँ एक पूरा यहाँ टूरिस्ट की तरह तैयार किया है ताकि जो दांडी यात्रा के वक्त लोग आते हैं, दांडी यात्रा करने आते हैं, वो यहाँ रुक सके। लेकिन आपको ये जगह आपको अमूमन दिखेगी, ये खाली जगह है, ये बन चुका है पूरा, यहाँ आपको टूरिस्ट के लिए तैयार दिखेगा। लेकिन ये एक जगह है जहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति लगनी है। ये कई जगह आपको ऐसा खाली दिख सकता है, यानी मूर्ति का अभी इंतज़ार हो रहा है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पथ के लिए जो पैसा रिलीज़ होना था वो हो गया। सड़कों के बाहर बहुत खूबसूरत से बोर्ड लग गए हैं, साइन बोर्ड लग गए हैं, लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति उन जगह पर नहीं है जहाँ के लिए बाकायदा एक पुतले के लिए उन्होंने एक बेस बनाकर छोड़ा हुआ है। इससे आगे की तस्वीर तो और भी चौंकाने वाली रही। पूरे गुजरात के हर खेत में बिजली पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन छापरा भाटा में बने गांधी के मेमोरियल में सांझ ढलते ही अंधियारा छा जाता है। छापरा भाटा का ये जो स्मृति स्थल है, यहाँ लाइट है ही नहीं। आपको दिखेगा दूर सामने पोल पर लाइट है, लेकिन छापरा भाटा के इसमें कोई स्मारक में लाइट नहीं है। अकेला अंधेरे में डूबा तन्हा सा जो भाटा छापरा भाटा का ये जगह है, अंधेरे में डूबा ये छापरा भाटा का वो जगह है, वो स्मृति स्थल है जो महात्मा गांधी के उस दिन का गवाह था। यहाँ अमेरिकन जो पत्रकार न्यूटन स्टॉक ने उस दिन महात्मा गांधी का इंटरव्यू भी लिया था और महात्मा गांधी ने जब यहाँ लोगों को संबोधित किया था तो वो काफ़ी खुश भी थे। यहाँ लाइट कब से नहीं है? लाइट तो सर बात ऐसा है कि अभी साहब से फरियाद किए थे कि साहब यहाँ पे लुक के लोग आते हैं, न पत्ते खेलते हैं, दारू गांजा अफीम चरस से नशे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं है। बिना इंक्वायरी से वो सब माने कि अपना मजबूरी का फ़ायदा ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ से केबल ओबल जितने लाइट पंखे उनके जितने थे सब यहाँ से लेके सब अपना भंगार में सब बेच डाले।
छापरा भाटा के बाद महात्मा गांधी तापी नदी को पार करके वांज गांव में पहुंचे थे। गांव पहुंचने वालों को यहाँ के लोग गांधी के उस मार्च के किस्से सुनाते हैं। मैं वांज में हूँ। वांज एक ऐसा गांव है जहां आप समृद्धि की कहानी देख सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की उस जगह को आप देखेंगे तो मुझे कुछ शब्द नहीं कहने होंगे, आपको दिखाई देगा। हालांकि जहां महात्मा गांधी ने सभा की थी वो आज गुजरात टूरिज्म ने अपने उसमें लिया है और वहां रुकने की भी जगह बनाई है। लेकिन ये वो जगह है, ये वहां आपको ये अगर कुछ कहानी सुना सकता है तो ये बूढ़ा पीपल कोई कहानी सुनना चाहे तो इतिहास के उस दिन को वो बता सकता है। हालांकि कुछ एक नेम प्लेट है जिस पर कांग्रेस ने उसके बाद 2005 में यहाँ उस यात्रा को शुरू किया था, उसको वापस दोहराने की कोशिश की थी और यहाँ सोनिया गांधी की वजह उस पूरी यात्रा के दौरान यहाँ एक पट्टी लग गई। लेकिन अभी इस गांव में महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ नहीं है। मंदिर यकीनन अच्छा है और उससे अच्छा गुजरात जो मंडल है उसने भी किया है, लेकिन आपको हालत दिख रही होगी कि महात्मा गांधी की याद यहाँ भी किस तरह है। महात्मा गांधी जी यहाँ आए और सभी लोग ने, गांव वालों ने, आसपास के गांव वालों ने समर्थन दिया और उसको उस टाइम 2506 रुपये का चेक भी दिया था और बहुत बड़ी सभा हुई थी और उन्होंने भाषण भी किया था और सभी लोग उस पर जुट गए थे और सभी लोग यहाँ उसको दांडी यात्रा में जुट गए थे और दांडी तक पहुँचे थे। और हमारे गांव के जो बड़े आदमी थे वो कल्याण जी भाई, विट्ठल भाई मेहता, वो अपना पहला गुजरात राज्य का फर्स्ट स्पीकर था, वो इस गांव का था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव में आज भी लोग आते हैं बाहर से? हाँ, वो आते हैं, फॉरेन वाले बहुत आते हैं। वो फॉरेन वाले तो जो रूट से गांधी जी दांडी यात्रा से गए थे वो आते हैं। इधर नाइट होल्ड किया था, रात रुके थे तो वो रात भी रुकते हैं। हाँ, रुकते हैं। और अभी जो ये दांडी विसामा जो चालू हुआ, वो गुजरात टूरिज्म में भी तो उनको ले लिया है, तो उनकी वजह से भी अभी कई लोग देखने को आता है कि भाई गांधी जी आए थे इधर भांज गांव में। अभी ये दांडी विसामा जो गवर्नमेंट ने बनाया तो वहाँ भी अभी स्टेचू बनाने के लिए पूरा तैयारी किया है, लेकिन अभी तक स्टेचू आया नहीं है, तो वो इंतजार में है कि वहाँ तो लग जाएगा शायद। उस वक्त का सूरत शायद आज के सूरत से अलग रहा होगा, लेकिन गुलामी से निकलने की चाह सूरत के लोगों में कमतर नहीं थी। जब महात्मा गांधी सूरत पहुंचे तो करीब 1 लाख लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सूरत का उस समय बाहरी हिस्सा था, चूंकि छापरा भाटा से सीधा रास्ते बाहर निकलते हुए उनको सूरत सिटी में वो नहीं आए थे, लेकिन उन तमाम रास्तों पर पानी का छिड़काव किया गया था ताकि धूल ना उड़े। और जो भी अनुयायी जत्था जिस तरह आ रहा था तो महिलाओं ने बालकनी से, अपने घरों की छत से और रास्ते से महात्मा गांधी के पूरे अनुयायियों पर फूल फेंके गए थे। मुंबई से और तमाम आसपास के शहरों से तमाम बड़े उद्योगपति भी आम आदमियों के साथ इस भीड़ में शामिल थे। उस भीड़ का उत्साह बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि अंग्रेज ऑफिसर जो पूरे रास्ते में भीड़ को कम आंकते रहे, उन्होंने अपने सरकारी फाइलों में ये 30,000 की भीड़ को दर्ज किया था। इस भीड़ में लगभग 10,000 महिलाएं थी। इतनी भारी तादाद में किसी आंदोलन से जुड़ने वाली महिलाओं की ये एक साथ इकट्ठा होने की शायद पहली घटना थी। उस वक्त महात्मा गांधी जब रात को यहाँ 9 बजे पहुंचे, बोलना शुरू कर रहे थे, उससे पहले पंडित खैर साहब ने उसी तरह से भजन गाया और उसके बाद भीड़ महात्मा गांधी को सुनने के लिए तैयार थी। महात्मा गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत वही विदेशी वस्त्रों को आग लगाने से, उनको बहिष्कार करने से अपील के साथ की और उसके बाद पूरी सरकार के उन कामों को गिनाया जिनके चलते हिंदुस्तानी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। इसके बाद फिर शुरू हुआ महात्मा गांधी के लिए, इस आंदोलन के लिए पैसे देने का वो दौर जो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि एक साधारण सी अंगूठी जिसकी कीमत उस वक्त 2 या 4 रुपये से ज़्यादा नहीं थी, उसकी बोली लगते लगते 101 तक चली जा चुकी थी और हर आदमी पहले से अगली बोली लगा रहा था। यहाँ तक कि मुंबई से आने वाले व्यापारियों का सूरत के व्यापारियों के साथ एक तरह से हर एक चीज़ के लिए कंपटीशन था। एक बोली लगाता था वो महात्मा गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए उससे बड़ी बोली लगाते थे। इससे साथ ही साथ यहाँ जो आसपास के तालुका के पंच थे और तमाम पटेल जिन लोगों को सरकारी पद पर थे, भारी संख्या में उनके त्याग पत्र की यहाँ घोषणा हुई। महात्मा गांधी सूरत के बाद नवसारी की तरफ बढ़ गए, लेकिन सूरत महात्मा गांधी की एक और याद संजोए हुए है। नमक कानून तोड़ने की तस्वीर आपने देखी होगी। ये तस्वीर 9 अप्रैल की सूरत के भीमराड गांव की है। इस भीमराड में हम हैं। भीमराड में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादें हैं, उसी दांडी यात्रा का एक हिस्सा है, क्योंकि महात्मा गांधी के 6 अप्रैल के बाद पूरे देश में नमक
कानून जो तोड़ने की एक होड़ लग गई थी। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। हमारे साथ बलवंत भाई हैं जो इस पूरे जगह को और महात्मा गांधी जी की इस याद को बनाए रखे हुए हैं और सरकार से भी लड़ रहे हैं। बलवंत भाई, यहाँ क्या याद है महात्मा गांधी जी? यहाँ महात्मा गांधी जी की याद में तो गांधी जी 1930 9 अप्रैल को आया था और यहाँ नमक उठा के नमक कायदा का भंग किया था गांधी जी ने। और उस दिन यहाँ 10,000 पब्लिक इकट्ठे हुई थी और गांधी जी ने ये भूमि पर भीमराड़ की भूमि से तो राष्ट्रध्वज संबोधन किया था। वो बहुत बड़ा इतिहास है, दक्षिण गुजरात में भीमराड़ का इतिहास बहुत बड़ा है। अच्छा, वहाँ उनके बेटे को कहाँ वो किया गया था? हाँ, गांधी जी ने 6 अप्रैल दांडी में जो नमक सत्याग्रह किया था, साबरमती से दांडी से समापन किया और जो नमक कायदा तोड़ा था, उस दिन भीमराड़ में रामदास गांधी, गांधी जी का लड़का रामदास गांधी भीमराड़ में थी। उस दिन अंग्रेज़ सरकार ने रामदास की धरपकड़ करके 6 महीना जेल भेजा था। उसको पकड़ लिया। बाद में गांधी जी का दूसरा जो पुत्र है मणिलाल गांधी भीमराड़ की छावनी में आ गया था। भीमराड़ तो 3 महीना छावनी रही थी। फिर उसी के बाद महात्मा गांधी आए। उसी के बाद महात्मा गांधी 9 अप्रैल आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हमारे जी पूर्वजों थे उस और कांठा विस्तार के कोड़ी पटेलों ने बहुत सहकार दिया था। और यहाँ जी हमारा जो पूर्वज थे पुलिस पटेल, केशव भाई कीकाबाई, रवजी भाई बुलाभाई जो गांधीवादी थे, उन लोगों के सहकार से यहाँ नमक का कायदा तोड़ा था भीमराड़ गांव में। अच्छा, अभी क्या बनाने के लिए सरकार से ज़मीन की क्या? अभी मैं सरकार के पास ज़मीन मांगड़ी कर रहा हूँ। ये फक्त 3 हेक्टर। इसमें गांधी विचार आश्रम स्थापने के मेरा विचार है। और गांधी जी के विचार कायदे प्रतिमा, गांधी जी एक मुट्ठी में जो नमक उठाए ऐसा प्रतिमा यहाँ स्थापने की। वो फोटो गांधी, हाँ, ये फोटो जो है नमक उठाया था वो दांडी का फोटो नहीं है, भीमराड़ गांव का फोटो है। देश विदेश में जो ये फोटो जो फिर रहा है वो तो भीमराड़ का फोटो है। मुझे 2 साल हुआ इंटरनेट पे संशोधन करने के बाद हमको अमेरिका से 143 न्यूज़पेपर में भीमराड़ और गांधी की स्टोरी मिली है। वो भी हमारे पास पुरावा है, वो भी मैं सरकार ने दिया है। जो सरकार हमको मंजूरी दे देंगे तो ऐसा मैं यहाँ आश्रम स्थापने जा रहा हूँ कि गुजरात में, हिंदुस्तान में कोई गांधी का स्थल नहीं, ऐसा स्थल मैं भीमराड़ बनाने वाला हूँ। शुक्रिया आपका। तो ये भीमराड़ के साथ गांधी जी की स्मृति है। दांडी यात्रा के एक अवान्तर छोटा सा हिस्सा यहाँ है, क्योंकि उसी दिन जिस दिन महात्मा गांधी वहाँ नमक कानून तोड़ रहे थे, उस दिन उनके बेटे को यहाँ से अंग्रेज जो सरकार की पुलिस थी उसने उनको गिरफ्तार किया था। अभी मैं सरकार के पास ज़मीन मांगड़ी कर रहा हूँ। ये फक्त 3 हेक्टर। इसमें गांधी विचार आश्रम स्थापने के मेरा विचार है। और गांधी जी के विचार कायदे प्रतिमा, गांधी जी एक मुट्ठी में जो नमक उठाए ऐसा प्रतिमा यहाँ स्थापने की। वो फोटो गांधी, हाँ, ये फोटो जो है नमक उठाया था वो दांडी का फोटो नहीं है, भीमराड़ गांव का फोटो है। देश विदेश में जो ये फोटो जो फिर रहा है वो तो भीमराड़ का फोटो है। मुझे 2 साल हुआ इंटरनेट पे संशोधन करने के बाद हमको अमेरिका से 143 न्यूज़पेपर में भीमराड़ और गांधी की स्टोरी मिली है। वो भी हमारे पास पुरावा है, वो भी मैं सरकार ने दिया है। सूरत कैसे दुनिया का डायमंड हब बन गया, कैसे सूरत को मैनचेस्टर कहा जाने लगा, और एक शहर की सूरत बदलने वाले आम आदमी और कामगारों के मुद्दे कहाँ गुम हो गए। दांडी यात्रा के अगले पड़ाव में होगी इस पर बात।